अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कल आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहा है। कानून साज असेंबली का ये इलेक्शन होगा जिसमें 32 लाख रजिस्टर्ड वोटर हिस्सा लेंगे और 45 सीटें हैं जिन पर डायरेक्ट इलेक्शन होगा, जिनमें से 33 सीटें आज़ाद जम्मू कश्मीर की टेरिटरी में हैं और इसके अलावा 12 रेफ्यूजीज यानी कि महाजरीन की सीट्स हैं। 32 पार्टीज मध्य मुकाबिल होंगी इस इलेक्शन में, लेकिन जो असल मुकाबला है वो तीन बड़ी पार्टीज के दरमियान होने जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इन तीन पार्टीज के दरमियान मुकाबला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 45 की 45 नशीस्तों पर इलेक्शन लड़ेगी, जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग 44 सीटों पर इंतखाबात लड़ रही हैं। तीनों पार्टीज का दावा है कि हमारी मकबूलियत ज्यादा है, ये इलेक्शन हम जीतेंगे। और ये भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि हुकूमत यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो इस इलेक्शन में धांधली कर रही है। गैलप सर्वे आया है और गैलप सर्वे ये बताता है कि कन्विंसिंगली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इलेक्शंस में लीड कर रही है। गैलप सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिन लोगों से सवाल किया गया कि आने वाले इलेक्शन में, आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में आप किस जमात को वोट देंगे, तो 44% ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे, 12% ने कहा हम नून लीग को वोट देंगे और 9% ने कहा कि हम वोट देंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। जब लीडर्स की पॉपुलैरिटी पर सवाल किया गया इस सर्वे में और अप्रूवल रेटिंग जानने की कोशिश की गई, तो इमरान खान के हक में 68% लोगों ने बात की। बिलाल भुट्टो की अप्रूवल रेटिंग 49% है। इसके अलावा मरियम नवाज और नवाज शरीफ की जो रेटिंग है, शहबाज शरीफ की 48% है, नवाज शरीफ 47% और मरियम नवाज की जो अप्रूवल रेटिंग है वो 45% है। यानी कि मकबूल लीडर्स में भी गैलप सर्वे के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान आगे हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के हवाले से भी सवाल किया गया कि क्या आपको लगता है कि ये इंतखाबात फ्री एंड फेयर होंगे, तो 53% लोगों की राय ये थी कि ये इंतखाबात फ्री एंड फेयर होंगे, जबकि 30% की ये राय थी कि इंतखाबात फ्री एंड फेयर नहीं होंगे। इस पर हम पॉलिटिकल पार्टीज का मौक़िफ़ भी लेंगे, जो कैंपेन की गई है, जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। लेकिन पहले जो ग्राउंड पर सिचुएशन है वो जानते हैं और हमारे जो रिपोर्टर्स हैं मुख्तलिफ इलाकों में वो मौजूद थे। हमने उनसे पूछा है इस इलेक्शन के हवाले से कि मुकाबला कहाँ पे ज़्यादा तगड़ा होगा और कहाँ पर कौन कैंडिडेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसने कैसी कैंपेन की। तो सबसे पहले हम चलते हैं वकार सती की तरफ, जो कि बाग में मौजूद है। वकार सती, ज़रा बताइएगा कि मुकाबला जो है वो कांटे का किन उम्मीदवारों के दरमियान ज़्यादा एक्सपेक्टेड है और टर्नआउट क्या एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हमने देखा है कि जलसे तो बड़े बड़े हुए, बट जब लोगों से बात हुई आपको लगता है कि बड़ी तादाद में लोग वोट कास्ट करने के लिए भी निकलेंगे कल? जी शहजाद, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग में और तीन यहाँ की जो नशिस्तें हैं वहाँ पर कल कांटेदार मुकाबले की तवक्को है। पहला हल्का जो है LA-14, उसमें सदार अतीक का मुकाबला है, जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं। उनका मुकाबला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेजर लतीफ़ के साथ। तवक्को ये की जा रही है कि कांटेदार मुकाबला होगा। सदार अतीक चूँकि यहाँ से वो ये पहले भी वो जीतते रहे हैं, वो और उनके वालिद यहाँ से इलेक्शन वो जीते हैं और यहीं से जीत कर सदार अतीक वज़ीर आज़म भी बने थे आज़ाद वो कश्मीर के। इसके बाद जो हल्का आता है वो है LA-15 ये बाग का, जिसमें एक और कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार तनवीर इलियास यहाँ पर जो है वो नुमायाँ हैं। इनका मुकाबला मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के राजा यासीन के साथ है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिन्हाज भी यहाँ पर वो मुकाबले में हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार ज़ियाउल भी यहाँ पर जो मुकाबले में इन हैं। बज़ाहिर इस हल्के में जो LA-15 है, चारों उम्मीदवार बहुत वो तगड़े हैं, उनकी अपनी बरादरियाँ हैं, यहाँ पे उनकी वो फुटिंग वो मौजूद है। लेकिन जो हमने देखा इस हल्के में, वहाँ पे बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। इसके बाद जो LA-16 है, बाग की एक और जो नशिस्त है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार कमर ज़मान का मुकाबला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीर अकबर के साथ। मीर अकबर साहब हाल ही में जो है वो मुस्लिम लीग नून के मिनिस्टर भी रहे हैं, यहाँ से पहले भी वो इलेक्शन वो जीते रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कांटेदार मुकाबला होने की वो तवक्को है LA-15 बाग में। सही। वकार, ये भी बताइएगा कि जो इलेक्शंस कैंपेन हमने देखी उसमें मुख्तलिफ किस्म की बातें की गई, तो किस बुनियाद पे आपके ख्याल में इलेक्शन यहाँ पे लड़ा जा रहा है और आवाम की दिलचस्पी किस में थी? जो लोकल मसाइल है, लोकल पॉलिटिक्स है, या जो भारत मुखालिफ बयानियां बनाने की कोशिश की है मुख्तलिफ पार्टीज ने और लीडर्स ने, या किस पार्टी की, किस लीडर की क्या कश्मीर पॉलिसी है? तो बुनियाद क्या है इलेक्शन यहाँ पे जो लड़ा जा रहा है उसकी?
जी, शहजाद ज़िला बाग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो लोगों के मसाइल है और लोग जिस जिस नज़रिए से वोट देते हैं वो है डेवलपमेंट का वोट। यहाँ पे चूँकि मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि दूर दराज वो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे तीनों जो हलके हैं वो बाग के, इसमें कोई मैदानी इलाका नहीं है। ये जो आपको मेरे बैकग्राउंड पे आपको शहजाद ये दिखा रहे हैं वो शराज गर्देजी जो वादी है ये बाग की, यहाँ पे अगर आप देखें तो लोगों को सबसे बड़ा जो कनेक्टिविटी है, जो रोड्स हैं, जो लिंक रोड्स हैं, उनके यहाँ पर वो मसाइल वो ज़्यादा हैं। लोग इसी हवाले से इसी वो चीज़ के बारे में बड़े वो कॉन्शियस होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हल्का LA-15 की, जहाँ पर सरदार तनवीर इलियास, मुश्ताक मिनाज, राजा यासीन और सरदार ज़ियाउल कमर का आपस में कांटेदार वो मुकाबला है, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के दौर में बहुत काम हुआ है, डेवलपमेंट हुई है, लेकिन इसके बावजूद उस हिसाब से रुझान वोटर्स का उनकी तरफ नज़र नहीं आ रहा है। दूसरा सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है जो आज़ाद कश्मीर का मजमूई तौर पे और इस इलाके का जो है बिलखुसूस वो बरादरी-इज़्म है। यहाँ पर लोग ज़्यादातर जो है वो बरादरी-इज़्म को और जो उनकी धड़ेबाजी है आपस में उसको वो तरजीह देते हैं और वोट डालते वक्त इसी चीज़ का वो ख़ास ख्याल रखा जाता है। यहाँ पर यह बात काबिल तवज्जो है कि जो भारत मुखालिफ जो वो बयानियाँ हैं वो भी उस तरीके से यहाँ नहीं है जो कि आज़ाद कश्मीर के दीगर इलाकों बिलखुसूस मुजफ्फराबाद या नीलम वाली जो साइड है वो उस तरफ जो है यहाँ पर उस चीज़ को भी इतनी अहमियत वो नहीं दी जाती। बहुत बहुत शुक्रिया। वकार सत्ती हमें बता रहे थे कि बाग में क्या सूरत हाल है। अब हम जाएंगे नौशीन यूसुफ की तरफ जो कि हथिया बाला मुजफ्फराबाद में मौजूद है। नौशीन, आप जरा बताइएगा कि क्या अहमियत है यहाँ के हलकों की और इसके अलावा मुकाबला कितना सख्त एक्सपेक्टेड है, किन किन पार्टीज के दरमियान है और मसाइल क्या है जिनकी बुनियाद पर अवाम वोट करेगी? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं हटिया बाला में और यहाँ पर हल्का है LA-32 जो बहुत ही इंपॉर्टेंस का हामिल है। और आप देख सकते हैं कि मैं चकोटी के मकाम पर खड़ी हूँ और मेरे अकब में आप देख सकते हैं LOC वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। भारतीय मकबूजा कश्मीर की जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ है, वो भी यहाँ से वाज़े हैं। बहुत ही खूबसूरत इलाका है। चकोटी जो है आखिरी इंसानी बस्ती है, इसके आगे LOC है। यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला होने जा रहा है। पहले ये एक ही हल्का होता था, लेकिन अब नई हल्का बंदियों के बाद यहाँ पर 2 हल्के बन गए हैं, हल्का LA-32 और 33। और दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, वो इन दोनों ही हल्कों से कंटेस्ट करने जा रहे हैं, जबकि उनका मुकाबला जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अशफाक ज़फ़र से, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबका सीनियर वज़ीर और स्पीकर साहिबजादा इसहाक के फर्जंद है, उनसे है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली दफ़ा इस हल्के से कंटेस्ट करने जा रही है और उनके उम्मीदवार जो है ज़ीशान हैदर, वो इस जगह से तो कंटेस्ट करें। तो बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे कांटे का मुकाबला जो है वो मुतवक्के है और लोगों की नज़रें भी काफ़ी ज़्यादा इस हल्के के ऊपर हैं क्योंकि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई इस तरह का किसी भी पार्टी ने उम्मीदवार नहीं खड़ा किया जो किसी दूसरी पार्टी से आया हो, बल्कि पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी ही रखने वाले ज़ीशान ज़फ़र, मुस्लिम लीग नून के राजा फ़ारूक हैदर और PTI के ज़ीशान हैदर जो कि PTI में काफ़ी अर्से से हैं, वो यहाँ पे कंटेस्ट कर रहे हैं। अगर हम इस हल्के के मसाइल की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं लोगों के, क्योंकि ये चकोटी है और यहाँ पर LOC है जिसकी वजह से यहाँ पे फायरिंग्स के वाक़यात होते रहते हैं, लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के काफ़ी मामला हैं, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है परेशान होते हैं। सेहत और हेल्थ जो एजुकेशन की सहूलियात है वो उनकी भी काफ़ी मसला है, इसलिए कि जो ज़लज़ले में कुछ स्कूल यहाँ पर तबाह हुए थे उनकी दोबारा से कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकी है। सही। नौशीन, ये भी बताइएगा कि वोटर टर्नआउट क्या एक्सपेक्टेड है कल के इंतखाबात में? यहाँ पे माजी में जो इलेक्शन होते रहे हैं उनमें वोटर टर्नआउट बहुत अच्छा था। 70,000 LA-32 के जो है वोटर्स हैं टोटल, और उम्मीद ये की जा रही है कि जो कल इलेक्शन होगा 60 से 70% वोटर टर्नआउट होगा। ख़वातीन भी यहाँ पे बहुत अच्छे तादाद में जो है वो आके वोट डालती हैं, कहीं पर भी जो है ख़वातीन को वो वोट डालने से रोका नहीं जाता। लिहाजा कल के वोटर टर्नआउट के हवाले से बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशंस है यहाँ पर लोगों की। अगर हम बात करें कि लोग किसके बयानी को देख रहे हैं तो लोग 5 अगस्त के जो इक़दाम हैं भारतीय, उसके हवाले से लोगों की काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशंस है, उसके हवाले से लोग बात कर रहे हैं। लेकिन साथ में जो लोग हैं वो अपने जो इलाकाई मसाइल हैं उनके हवाले से भी बात कर रहे हैं। जो ट्रेड उनकी बंद हुई हुई है इस इलाके में, मुतासर हुए हैं उनके रोज़गार, उसके हवाले से भी बात कर रहे हैं। जो सेहत की और एजुकेशन की सहूलियात है उनके हवाले से भी बात कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर बयानिया जो है और जो कश्मीर का मसला है और जो भारतीय 5 अगस्त के इक़दाम हैं उनके हवाले से भी यहाँ पर जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें बात की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नौशीन यूसुफ की हमारे साथ मौजूद थी। अब हम जाएंगे कोटली जहां पे हमारी नुमाइंदा आमना आमिर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है हल्के की। जरा बताइएगा
हल्के की अहमियत क्या है आमना, और इसके अलावा किन कैंडिडेट्स के दरमियान सख्त मुकाबला एक्सपेक्टेड है, और जो सियासी मुहिम रही है कोटली में, क्या लगा किन पार्टीज की मुहिम ज्यादा मुतासिर रही है, ज्यादा बड़े जलसे किए उन्होंने? इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर में सबसे बड़ा जो ज़िला है वो इस वक्त कोटली का है, और इसकी ना सिर्फ आबादी के लिहाज से बड़ा है बल्कि इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत है, क्योंकि यहाँ पे तत्ता पानी, खोयरटा और दीगर जो LOC के बॉर्डर्स हैं वो भी लगते हैं। और यहाँ पर जो पॉलिटिकल सरगर्मियों की बात की जाए तो यहाँ पर सियासी तौर पे देखा जाए तो मिक्स सिचुएशन नज़र आती है कि क्योंकि इन 6 जो नशिस्तें हैं इसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की भी कुछ नशिस्तों पर 2 नशिस्तें ऐसी हैं जहाँ पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों का भारी पलड़ा नज़र आ रहा है। उसके अलावा पीपल्स पार्टी का भी नज़र आ रहा है, मुस्लिम लीग नून का भी। तो इसलिए हम कहें कि अगर बड़ी जमातों की बात की जाए तो उनकी मिक्स सिचुएशन है। और यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ कि LA 10 जहाँ पे मैं मौजूद हूँ इस वक्त भी खड़ी हूँ, यहाँ पे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं चौधरी यासीन हैं, जो कि इस वक्त भी कानून साज असम्बली जो है आज़ाद कश्मीर की उसमें अपोजिशन लीडर हैं, और वो यहाँ से अपना इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अगर PTI वालों की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो मलिक मोहम्मद यूसुफ, वो 5 साल तक मुस्लिम लीग नून में शामिल रहे हैं, और कुछ ही महीने पहले यानी 3 महीने कबल पहले उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, और वो इस वक्त यहाँ पे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और उसके अलावा अगर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की बात की जाए तो वो भी पहली बार यहाँ से इंतखाब लड़ने जा रहे हैं, जो कि ड्यूल नेशनल हैं। ज़्यादातर उनका वक्त बरतानिया में गुजरा है, लेकिन यहाँ पर वो जो है पहली बार इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और यही सिचुएशन जो है मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ की है। क्या आप ये कहें कि कोटली में से वाज़िया तौर पे कोई एक पार्टी उभर कर सामने आएगी, ऐसी सूरत है? बहुत बहुत शुक्रिया आमना आमिर हमारे साथ मौजूद थी। अब हम जाएंगे लंदरी जहां पर अहमद सुभान मौजूद है। अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा बताइएगा क्या वोटर टर्नआउट एक्सपेक्टेड है कल इलेक्शन में, और किन कैंडिडेट्स के दरमियान सख्त मुकाबला हो सकता है? जी बिल्कुल शहजाद साहब, हम लोग मौजूद हैं लंदरी आज़ाद कश्मीर, जो कि डिस्ट्रिक्ट सदनूती का हेड क्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर है। यहाँ पर अब जिस तरह से पोलिंग के सामान की तरसील का अमल शुरू हो चुका है, आज के दिन यही इंपॉर्टेंट 3 स्टेप है कि तमाम तर जो पोलिंग स्टेशन हैं वो कायम हो जाएँ, और कल सुबह 25 तारीख को 8 बजे सुबह पोलिंग के अमल का आगाज़ होना है। शाम 5 बजे तक ये पोलिंग का अमल जारी रहेगा। बताया जा रहा है कि यहाँ पर ख़वातीन और मर्द दोनों ही एक बड़ी तादाद में माजी के जितने भी इलेक्शन हैं उनमें एक अच्छा टर्न आउट होता है, और तकरीबन 50% से ज़ायद का वोटर्स का टर्न आउट होता है। यहाँ पर अब तक जो बड़ा सख्त मुकाबला मुतवक्के है वो 3 उम्मीदवार हैं, जिसमें एक हैं जो कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं, लेकिन ये कबल आखिरी इलेक्शन तक भी और तकरीबन 4 से 5 माह कबल तक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा होते थे, मोहम्मद हुसैन एडवोकेट। इनका मुकाबला है मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं, जो कि तकरीबन 1992 से बताया जा रहा है कि सियासत में भी हैं और साथ में हुकूमत में भी रहे। किसी भी अदवार में सवाए जो मुशर्रफ एरा था 2002 से 2007 का, उसके अलावा तकरीबन तमाम तर 92 से अब तक के जो साल हैं इनमें हुकूमत में गुजारे हैं। ये सिलेक्टेड बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद सुभान, आप भी हमारे साथ मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, किन कैंडिडेट्स के दरमियान कांटेदार मुकाबला हो सकता है, मसाइल क्या क्या है। क्योंकि जब इलेक्शन कैंपेन हो, चाहे बिलाल भुट्टो ज़रदारी की पीपल्स पार्टी की कैंपेन हो, मरियम नवाज ने जो लीड किया PMLN को, या वज़ीर आज़म इमरान खान के अपने जलसे हो, तो वहाँ पे मकामी इशूज़ पर कम बात की गई है। भारत मुखालिफ भी इतनी बात नहीं की गई, यानी कि मकबूजा कश्मीर को किस तरीके से रिहाई मिल सकती है, आज़ादी मिल सकती है, उस पर बात नहीं हुई है। ज़्यादातर बात इस पर हुई है कि कौन सी पार्टी जो है या कौन सा लीडर जो है वो हिंदुस्तान से करीब है, कुलभूषण से करीब है, मोदी से करीब है। इस किस्म के इल्ज़ामात ज़्यादा लगते हुए देखे। लेकिन हमारे जो नुमाइंदे से बता रहे थे कि जो अवाम है वो दिलचस्पी इसमें लेती है कि जो मकामी मसाइल है वो कौन हल करेगा। आम तौर पर तो देखा गया है, पिछले 2 इलेक्शन में भी यही हुआ है कि जिसकी हुकूमत होती है इस्लामाबाद में, वो पार्टी अक्सरियत ले जाती है। लेकिन अब देखना ये है कि 25 जुलाई को ऐसा होगा या नहीं होगा। गैलप सर्वे के मुताबिक जो लीडिंग पार्टी है इस इलेक्शन में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। 44% लोग समझते हैं कि वो ये इंतखाबात जीतेंगे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक। इसके बाद दोनों पार्टीज नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ होंगे। एक ब्रेक के बाद उनसे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। कल आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं और तीनों पार्टीज दावेदार है कि ये मुकाबला हम जीतेंगे।
लेकिन कल से लेकर आज वजीर आजम के एक बयान पर बड़ी तनकीद हो रही है। वजीर आजम इमरान खान ने कल ये बयान दिया था कि यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के मुताबिक कश्मीरियों को ये हक दिया जाएगा कि वो पाकिस्तान के साथ आए या हिंदुस्तान के साथ आए। अगर वो पाकिस्तान के साथ आने का फैसला करेंगे तो इसके बाद उनकी हुकूमत जो है उनको एक और ऑप्शन देगी, एक और रेफरेंडम करवाया जाएगा, रायशुमारी करवाई जाएगी और ये ऑप्शन दिया जाएगा कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या वो आज़ाद रहना चाहते हैं। क्या कहा था वजीर आजम ने, सुनिए। यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन में कश्मीर के लोगों ने फैसला करना था कि क्या वो हिंदुस्तान के साथ जाएंगे या पाकिस्तान के साथ जाएंगे। रेफरेंडम होगा, इंशाअल्लाह फैसला करेंगे कि हिंदुस्तान नहीं, आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। उसके बाद मेरी हुकूमत फिर एक रेफरेंडम करवाएगी। कश्मीर के लोगों को हम कहेंगे कि आप फैसला करें कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो या आजाद होना चाहते हो। इस पर दोनों बड़ी पार्टीज की तरफ से तनकीद की गई है। शहबाज शरीफ का ये बयान सामने आया जिसमें उन्होंने वजीर आजम इमरान खान की ये बात को मुस्तरद किया और ये कहा है कि इमरान खान न्याजी की आज़ाद कश्मीर में रेफरेंडम की बात पाकिस्तान के आईनी मौक़िफ़ से इनहराफ करती है। उन्होंने ये भी कहा है कि सलामती कौंसिल की करारदाद से हट कर कोई भी मौक़िफ़ अपनाया गया तो कौम उसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करेगी। और इसी तरीके से आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी तनकीद करते हुए कहा है कि जब भी इमरान खान कश्मीर के हवाले से बात करते हैं तो कोई ना कोई गलती करते हैं। खान साहब जब भी मुंह खोलता है कश्मीर के बारे में तो गलती ही करता है। वैसे ही आपने एक तकरीर सुना होगा कल, खान साहब समझता है कि वो हर इशू पे टर्न ले सकता है। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान कोई रायशुमारी की बात करता है तो उसका असर होता है। अगर वो रायशुमारी रियासत का पॉलिसी है, यूनाइटेड नेशंस का पॉलिसी है तो सर आंखों पे। लेकिन अगर आपका आर्गुमेंट मोदी का मौक़िफ़ को तक़वियत देता है, अगर आपका मौक़िफ़ पाकिस्तान का और आज़ाद कश्मीर के मुखालिफों को तक़वियत देता है तो कम से कम आप चुप रहते हैं। अपना पार्टी की जीत कश्मीर कॉज से ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। वज़ीर आज़म के बयान पे दोनों बड़ी पार्टीज का मौक़िफ़ आया, दोनों ने इसको मुस्तरद किया है। इस पर भी बात करेंगे और जो पूरी कैंपेन रही है उस पर भी हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर साहब ने। अली अमीन गंडापुर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ज़रा वजाहत कर दीजिएगा वज़ीर आज़म इमरान खान के इस बयान की जिस पर तनकीद की है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी और शहबाज शरीफ ने भी और मुस्तरद किया है। ये क्या कोई पॉलिसी चेंज है? क्योंकि हमेशा हमारी पॉलिसी तो ये रही है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन वजीर आजम का ये कहना है कि जब वो पाकिस्तान का इंतखाब करेंगे तो उसके बाद एक और रेफरेंडम होगा जिसमें उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप आज़ाद रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। ये क्या कोई चेंज इन पॉलिसी है हमारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है वो ये है कि हमारी मुल्क के अंदर और आज़ाद कश्मीर के अंदर जिन पार्टियों ने हुक्मरानी की है उनको पता ही नहीं है आवाम का, उनको पता ही नहीं है हालात का, क्योंकि उनको एक ही काम आता है और वो आता है पैसा लूटना। इधर भी इन्होंने पैसा लूटा और वहाँ पे इनकी पार्टियों ने जब हुकूमतें बनी तो वहाँ भी पैसा लूटा। अब ये बात बड़ी क्लियर है और हर एक को पता होना चाहिए कि हमारा जो स्टैंड है कश्मीर के ऊपर जो हमने जमा किया हुआ है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, वो ये है कि फ्री एंड फेयर प्लेबिसाइट होगा। अब फ्री एंड फेयर प्लेबिसाइट हमारी डिमांड है और जब वो होगी तो उसके बाद इंशाअल्लाह कश्मीर ये फैसला करेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करेंगे और इमरान खान साहब ने ये बात की। अब जब वो हो जाता है तो अब इनको तो पता है नहीं, क्योंकि न इनका आवाम से रब्ता है न इनको पता है हालात का। तो उसके बाद आज़ाद कश्मीर में ऐसी बातचीत है, इट्स अ रियलिटी कि वो लोग कुछ नारा मारते हैं, उनकी अपनी पार्टीज बनी हुई हैं, लोकल उनकी रियासी पार्टियाँ एक दो हैं छोटी छोटी जो ये कहती हैं कि जी खुद मुख्तार कश्मीर। तो इमरान खान ने तो अक्कासी की है उनकी आवाज़ की कि अगर अक्सरियत में रेफरेंडम हम कराएंगे, वो कहते हैं कि आज़ाद रहना चाहते हैं तो हम मुसल्लत नहीं होंगे उनके ऊपर। तो ये तो अच्छी बात है। अब बिलावल जाके तकरीर तो कर लेता है कश्मीर में, पता उसको है नहीं कि कश्मीर की आवाम क्या सोचती है। इससे पहले जो उनका प्राइम मिनिस्टर बना और उसकी फुप्पी वहाँ पे इंचार्ज बनी, गुजारी है अरबों रुपए लूटते रहे। कि कश्मीर की आवाम ये चाहती है कि जब वो पाकिस्तान के हक में चाहती, मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाई मेरी बात सुनो, मैं ये बात कर रहा हूँ कि इमरान खान ने जो कहा है वो बिल्कुल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की
करारदादों के मुताबिक कहा है कि जब वो फैसला कर लेंगे और इंशाल्लाह का फैसला पाकिस्तान के हक में आ जाएगा तो फिर भी मैं रेफरेंडम करा के कश्मीर के अवाम को मौका दूंगा कि वो जो ख्वाहिश रखते हैं, जो वो चाहते हैं, हम वही करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, लेकिन आपने ये कहा ना, आपने ये कहा कि लोगों में ये सेंटिमेंट है कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। क्या इसलिए ये ऑप्शन दिया जाएगा? लोगों में मतलब जी, लोगों का मतलब ये है कि अगर आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो और अगर आप लोगों के साथ रहते हो और आपको पता हो हालात का, तो उसके अंदर वहाँ पे एक छोटी जमात है कि जो नारा मारती है एक दो छोटे एरियाज में कि जी खुद मुख्तार कश्मीर की बात करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये जो बात की है इसलिए की है कि हम किसी पे मुसल्लत नहीं होना चाहते। हम एक अवामी आपकी बात से लग रहा है अगर उस बात हमारी अकलियत में है, माइनॉरिटी है, लेकिन देखिए JKLF जब ये बात करता है कि हमें आजाद होना है तो पाकिस्तान की तो पोजीशन उनके खिलाफ होती है ना। पाकिस्तान तो ये समझता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो अगर ऐसा कुछ है भी तो ये किसी लेवल पर डिस्कस होना चाहिए ना। अली अमीन गड्ढापुर साहब, मेरे भाई सवाल मुकम्मल कर लें, मेरी बात सुनो, आप जवाब दे दीजिएगा। किसी फोरम पे स्टेट लेवल पे ये डिस्कस होना चाहिए ना, फिर इस पे बात होनी चाहिए। एक इंटरनेशनल इशू है, किसी जलसे में आके ये बात कर देना जिससे कंफ्यूजन फैले, ये तो मुनासिब तरीका नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है ना। ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। पहली बात ये है कि आप जो कहते हैं ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आपका जो स्टैंस है ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें है फ्री एंड फेयर प्लेबिसाइट। ये नहीं है कि कश्मीर पाकिस्तान बनेगा, उसमें फ्री एंड फेयर प्लेबिसाइट होगी। उसके बाद वो फैसला करेंगे कि कहाँ इल्हाक करना है उन्होंने। पहले तो ये क्लैरिटी आप ले आए, ठीक है। नहीं, ये क्लैरिटी है। मैं कह रहा हूं हमारा नारा तो ये है ना कि कश्मीर शहर रग है हमारी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, यही नारे है ना हमारे। इससे तो इख्तिलाफ नहीं कर सकते ना आप, यही पॉलिसी रही ना हमारी। जी बिल्कुल है। मकबूजा कश्मीर के लोग भी माशाल्लाह पाकिस्तान का झंडा उठाकर अपनी तहरीक आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। उनके जो शहीद हैं उनको पाकिस्तान के परजम में वो उसको दफनाते हैं। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि जो हमारा स्टैंड है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में, वो ये है कि फ्री एंड फेयर प्लेबिसाइट होगा और जो वो डिसाइड करेंगे उसको पाकिस्तान भी मानेगा, इंडिया भी मानेगा। इमरान खान ने कहा कि इंशाल्लाह जब वो हो जाएगा और वो मान लेंगे, पाकिस्तान से इल्हाक कर लेंगे, तो मैं फिर एक और रेफरेंडम कराऊंगा कि कश्मीरी क्या चाहते हैं। अगर वो आज़ाद रहना चाहते हैं या वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, ज़ाहिर बात है वो पाकिस्तान में रहना चाहेंगे। लेकिन उन्होंने एक बात की है, उन्होंने अपना एक नज़रिया दिया है, एक मौक़िफ़ दिया है, बिल्कुल ठीक है, मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ। अली अमीन गड्ढापुर साहब, आपके हवाले से बड़ा तारीफ़ करता हूँ बात की कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। सवाल ये उठ रहा है कि आपके ऊपर तो इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगा दी थी कि आप अब जलसों में वहां पे नहीं होंगे, कैंपेन में नहीं होंगे। लेकिन इस पाबंदी के अगले रोज आप इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए थे, आपने जलसे में शिरकत की, आप कल भी थे, तकरीर आपने की। तो ये पाबंदी के बावजूद आप कैसे वहां पे चले गए? देखिए जी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया और मैं आपको रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ। मेरे ऊपर जैसे ही मैंने कैंपेन शुरू की, मेरे खिलाफ इन्होंने अपनी हुकूमती मशीनरी को मोबिलाइज कर दिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने मेरे ऊपर एक लेटर लिखा आर.ओ. डुडियाल को कि मैं वोट खरीद रहा हूँ। ऑन रिकॉर्ड इनका लगाया हुआ आर.ओ. है, मैंने नहीं लगाया उसको। ऑन रिकॉर्ड उसने लिख के भेजा दोबारा जवाब कि इसके ऊपर कोई ऐसा इरादा नज़र नहीं आया इन्वेस्टिगेशन के बाद और कोई FIR नहीं हो सकती। फिर भी 18 दिन हो गए हैं, रोज़ाना एक लेटर लिख रहे हैं FIR करो, रोज़ाना लेटर लिख रहे हैं। दूसरी बात, मैंने कौन सी गलत बात की है कि मेरे पे पाबंदी लगाई गई है? आज ये हार रहे हैं और ये धानली का रोना रो रहे हैं और ये इस तरह की ओछी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कहा कि नवाज शरीफ चोर है, ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान की अदलिया कह रही है। पाकिस्तान की अदलिया ने साबित किया है नवाज शरीफ को कि वो मुजरिम है, उसने पैसा लूटा है। मैं कहता हूँ जरदारी चोर है, ये मैं नहीं कह रहा। जरदारी को जेलों में हमारी हुकूमत ने नहीं डाला, इससे पहले इन्हीं की हुकूमतों ने डाला है उसको करप्शन के ऊपर, उसको कन्विक्ट किया पाकिस्तान की अदालतों ने। गड्ढापुर साहब, इस पर ऐतराज जिस बयान पे उस पर भी मैं आता हूं। लेकिन देखिए, ये फैसला आपने तो नहीं करना है ना कि पाबंदी गलत लगाई है, सही लगाई है। लेकिन अगर पाबंदी लगाई है तो उसकी पासदारी तो करनी है आपने। या तो आप चैलेंज करें और अगर आप वहां पे बरी हो जाते हैं, वो इजाजत दे देते हैं, फिर आप कैंपेन करें ना। ये तो आप बिल्कुल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। मैंने उसके बाद कोई जलसे नहीं किए, लेकिन मेरे प्रोटोकॉल में भी है कि जब भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जाएगा आज़ाद कश्मीर, तो मिनिस्टर फॉर कश्मीर अफेयर्स उसको एक्कम्पनी करेगा। मैंने अपने प्रोटोकॉल को फॉलो किया है, मैंने बहुत से जलसे कैंसिल किए हैं। मैंने आपने कल भी तकरीर की है अहकामात के लिए जो किए गए मेरे खिलाफ।
तो मैंने इमरान खान के साथ किया है ना, मैं आई हैव टू अकम्पनी हिम, मेरे प्रोटोकॉल में इलेक्शन है। कमीशन ने I have ये to कहा follow था my कि protocols. आप आजाद जम्मू कश्मीर की टेरिटरी से बाहर चले जाएं, लेकिन आपने तो बाकायदा तकरीर की है। जो तकरीर की है इसका मतलब इलेक्शन कैंपेन की है ना आपने तो। क्यों चला जाऊं भाई, वो जो भी कहेंगे मैं मान लूंगा। मतलब है कोई जंगल का कानून तो नहीं चल रहा यहाँ पर ना, बायस जंगल का कानून, वो तो कह रहे हैं कि क्यों एंटर नहीं जंगल का होगा, कानून मरियम ये नवाज होगा एंटर कि होगी, एक आईनी बिलावल इदारा, एंटर होगा। एक आईनी कानूनी इदारा अगर आपको कोई हुक्म देता है और आप कहें मैं उसका कहना क्यों मानूं, ये जंगल का कानून होगा। आईनी इदारा पाबंदी लगाता है, ये जंगल का कानून नहीं होगा। भाईजान ये ट्रायल मेरे भाई, ये ट्रायल आप मेरा ना करें, मैं जानूं, इलेक्शन कमीशन जाने, ट्रायल मेरे नहीं कर रहा हूं, मैं खिलाफ जो कार्रवाई सवाल कर करनी रहा होगी वो हूं कर लेंगे, आपके सामने आ जाएगी। मैंने सिर्फ बता आपको दिया ना, बताने की इलेक्शन कोशिश कर रहा हूं कमीशन कि जंगल का मेरे कानून खिलाफ तो जो वो कार्रवाई होगा, करेगा आईनी इदारा वो अपना ऑर्डर हक देगा रखता और आप है। कहेंगे कि वो उस ऑर्डर की क्या हैसियत है, मैं नहीं मानता उस ऑर्डर को। मैं आपको ये साफ कह रहा हूं कि उनके जो अहकामात हैं, अगर वो समझते हैं मैंने खिलाफ वर्जी की है, वो जो एक्शन लेना चाहते हैं मुझे बुलाएं, मैं अपना जवाब दूंगा, जो तरीकाकार है उसको फॉलो करूंगा। अगर कोई कार्रवाई करेंगे मैं तैयार हूं उसके लिए, मैं तो इनकार नहीं कर रहा। अभी जो ऑर्डर आया था कि आप ना आए आजाद जम्मू कश्मीर टेरिटरी में, आप अपनी कैंपेन ना करें, उसकी तो खिलाफ वर्जी की ना आपने अभी। वो जी भाईजान मैं जानूं, इलेक्शन कमीशन जाने, उनके अहकामात जाने, वो समझते हैं खिलाफ वर्जी हुई है, वो मेरा ट्रायल करेंगे, मैं जवाब दूंगा, आपके सामने आ जाएगा। आप तो मेरा ट्रायल ना करना यहाँ बैठ के। मैं सवाल कर रहा हूँ, खैर मेरे सवाल करने पे भी आपको एतराज होगा जब आप एक आईनी इदारे को कह रहे हैं मैंने कि जवाब दे दिया आपको, उनके ऑर्डर की कोई हैसियत नहीं है। मैंने जवाब दे दिया जी आपको। मेरे सवाल की तो वाकई कोई हैसियत नहीं होगी। मैंने नहीं कहा ऐसा हैसियत नहीं है, मैं कहता हूँ कि उनके ऑर्डर की हैसियत है, उनके ऑर्डर की हैसियत है, वो जो भी आए कार्रवाई करेंगे, मैं पेश होने को तैयार हूँ, मैं सफाई पेश करूंगा। वो समझते हैं कन्विंस नहीं होते, जो वो कहेंगे मुझे कबूल होगा। अली अमीन गंडापुर साहब, इसके अलावा भी आप पे बड़ी तनकीद हो रही है जिस किस्म का लबो लहजा आपने इस्तेमाल किया, खासतौर पे कल जो आपने तकरीर में मरियम नवाज साहब के हवाले से बात की। ठीक है, करप्शन की बात आप करें, लेकिन करप्शन की बात करते हुए कोई क्या पहनता है, कोई क्या ओढ़ता है, ये पहले भी आपने जीबी में बात की थी, उनके मेकअप के हवाले से, सर्जरीज के हवाले से। इसकी जरूरत क्या है जातियात पे जाने की? अगर आपके हवाले से आप समझते हैं करप्शन पे आपका मौकिफ है, उस पर डटे रहे। कौन क्या पहनता है, ओढ़ता है, औरतों के हवाले से ये बात करने की क्या जरूरत है? मैं अपनी बात पे कायम हूं, जो मेरे मुल्क का पैसा लूटेगा मैं उसे जवाब लूंगा। मरियम नवाज ने जलसे में कहा कि जैसा मुंह वैसा थप्पड़ मारूंगी। इमरान खान ने कोई गलत बात नहीं की थी। इमरान खान ने यह सवाल किया था कि हमारे पैसों पर बादशाहों की गेम पोलो वो बंदा खेल रहा है कि जो हमारा पैसा लूट के उसका नाना और उसकी माँ जो कि कन्विक्टेड है अदालतों से, इमरान खान ने गलत बात नहीं की। हमने वो सवाल किया, आगे से मरियम नवाज का जो जवाब आया, इमरान खान मेरा लीडर है, अगर कोई मेरे लीडर पे बात करेगा और मुंह और थप्पड़ की बात करेगा और जैसा मुंह वैसा थप्पड़ बोलेगा तो मैंने बिल्कुल ठीक कहा है। 8 करोड़ रुपए ऑन रिकॉर्ड है कि मरियम की सर्जरी पे उसने मेरी आवाम के टैक्स के पैसे का लगाया है। अगर थप्पड़ की बात करेगी तो मैं भी ऐसे जवाब देके ऐसे थप्पड़ मार के बात करूंगा। आप एक वफाकी वजीर हैं, लोग आपको सुनते हैं, जब आप एक औरत के बारे में तू करके बात करेंगे, फिर ये बात इमरान खान कवर करूं, मैं पहले इमरान खान कवर करूं, फिर मैं कहने नहीं हूं। नहीं, ये जेब नहीं देता ना अली अमीन गंडापुर साहब। मैं इमरान खान कवर करूं पहले जी, मैं पहले इमरान खान कवर करूं, उसके बाद इमरान खान साहब क्या कहते हैं अपने वर्कर्स को? मेरे लीडर पे कोई बात करेगा मैं जवाब दूंगा, बात करनी है, मैं जवाब दूंगा, मैं अपने जवाब पे कायम हूं। नहीं तो इमरान खान साहब क्या चाहते हैं अपने वर्कर्स से कि मेरे लीडर पे बात करेंगे, पॉलिटिक्स हो? सवाल तो सुन ले, इमरान खान साहब क्या चाहते हैं? एक तहजीब, पहले आप तमीज सिखाए ना उसको, मरियम नवाज को पहले तमीज सिखाए ना आप, पहले आप मरियम नवाज को सिखाए ना। मैं मरियम के बयानात पे बड़ी मुजम्मत हो चुकी है उसकी, जिस किस्म की उन्होंने सिखाए मरियम को, नून लीग वाले तमीज सिखाए मरियम को। शहबाज शरीफ कंडेम कर रहा है मुझे, मरियम नवाज को तमीज सिखाए ना, भतीजी है उसकी, तमीज सिखाए उसको तमीज नहीं सिखाएगा, मैं ऐसा जवाब दूंगा, एक बार नहीं 100 बार दूंगा, इससे भी ज्यादा दूंगा आगे, दे रहे हैं आप एक औरत के ओढ़ने पहनने पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मरियम नवाज ये बात करती हैं, तो इसलिए आप भी जो औरत अपने औरत का तकद्दुस भूलेगी, जो औरत, ओ भाई बात सुनो, जो औरत अपना तकद्दुस भूलेगी और अपनी औरत वाली इज्जत से बाहर आएगी, आप में से बाहर आएगी, उसको एक बार नहीं 100 बार ये जवाब दूंगा। तो आज जब आप कह रहे हैं कि मुझे यकीन है और अल्लाह करे ऐसा ही हो कि जो मकबूजा कश्मीर में भी लोग हैं वो भी पाकिस्तान का इलाका करें, हम उनको क्या मैसेज दे रहे हैं कि ये हमारी लीडरशिप है कि एक दूसरे पे सिर्फ यही इल्जाम लगा सकते हैं कि कौन कुलभूषण का दोस्त है, कौन मोदी को अपनी शादी में बुलाता है, गालियां, ये कल्चर बता रहे हैं उनको हम।
क्यों बुलाता है मोदी को अपनी शादी पे? क्यों बुलाता है मोदी को अपनी शादी पे? जो मोदी हमारी बच्चियों की अस्मत दरी कर रहा है, हमारे नौजवानों को शहीद कर रहा है, मुसलमानों को कत्लेआम कर रहा है, हमारे बच्चों को माजूर कर रहा है, पैलेट्स गन से अंधा कर रहा है, उसको शादियों पे बुलाएंगे आप? और मैं यहाँ पे आवाज़ नहीं उठाऊंगा, मैं यहाँ पे सवाल नहीं करूंगा, मैं सवाल करूंगा, बार बार करूंगा। और जो कश्मीर के लोग हैं, मकबूजा कश्मीर में पहली दफा लोगों ने नारा मारा है, उनकी लीडरशिप ने नारा मारा है कि इमरान खान जिंदाबाद। उन्होंने लेटर लिखा है ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का, मेरे पास पड़ा हुआ है, अभी कहते हो तो मुझे लगा कि शायद आप इसे पहली दफा तारीख में उन्होंने इमरान खान का शुक्रिया अदा किया है, शुक्रिया अदा किया इमरान खान का उन्होंने। आपने दुरुस्त काम किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अली अमीन गंडापुर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद होंगे हमारे साथ। एक ये भी तनाज़ा बना हुआ है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कल मुलाकात की है हमदुल्ला मुबीन से, और इस पर हमदुल्ला मोहिब से, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अफगानिस्तान के। ऐसे मौके पे उनसे मुलाकात करने की क्या जरूरत थी जब हुकूमत ने अपना पूरा ताल्लुक, ऑफिशियल कॉन्टैक्ट तोड़ दिया है NSA से, और बाकायदा काबुल को बताया गया था कि हम इससे राब्ता नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान मुखालिफ इसने जिस किस्म के बयान दिए हैं। एक बात होगी इस पर, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और बात करेंगे कल के इलेक्शंस के हवाले से। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होना है और तीनों बड़ी पार्टीज यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दावेदार है कि ये इंतखाबात हम जीतेंगे। इस हवाले से नून लीग ने यह भी दावा किया है कि अगर हम हारेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे साथ धांधली की गई है। और रिसेंटली एहसन इकबाल साहब ने यह कहा था कि मुल्क की जो तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन तहरीक इंसाफ के लिए जीते, जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जितवाया गया था। लेकिन इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज ये कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ लोगों की एक कोशिश है कि गलत फहमी पैदा की जाए कि हमारे जो इदारे हैं वो किसी की साइड ले रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस हवाले से क्या कहा था, सुनिए। जहाँ तक आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस हैं, कुछ लोगों की कोशिश है कि ये गलतफहमी पैदा हो कि हमारे इदारे किसी का साइड लेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी का साइड आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में लेंगे, इसलिए उनको पता होगा कि उनका इस फैसले का क्या रेपरकशंस हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए, इंटरनेशनली या रीजनली। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि कुछ पार्टीज, कुछ लोग ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं, गलत फहमी पैदा करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं लगता कि इदारे किसी की साइड लेंगे। इसके अलावा गैलप का जो सर्वे है वो ये बताता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों के मुकाबले में, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में ज्यादा फेवरेट है। 44% लोगों ने सर्वे में बताया कि वो तहरीक इंसाफ के लिए वोट करेंगे, 12% ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए वोट करेंगे और 9% ने कहा पीपल्स पार्टी के लिए वोट करेंगे। इस पर मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है PMLN के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब ने। जुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जलसे मरियम नवाज साहबा ने किए, बड़े जलसे किए, आप भी उस कैंपेन में मौजूद थे, लेकिन जब ग्राउंड पर सर्वे हुआ है तो वो ऑलरेडी बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ आप दोनों से, यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग से बहुत ज्यादा फेवरेट है। यानी कि अगर आप दोनों की शरह मिला भी ली जाए तब भी वो तहरीक इंसाफ की आदी नहीं बनती। 44% लोगों ने कहा है सर्वे में, गैलप सर्वे में, कि वो वोट करेंगे तहरीक इंसाफ के लिए। शहजाद, मैं सर्वे के नताइज पर तो नहीं जाऊँगा। जहाँ तक हमारी अपनी कोशिश थी और सेटिस्फैक्शन लेवल है, मेरा नहीं ख्याल है कि अभी भी मैं चैलेंज करता हूँ कि आप आधी स्क्रीन पर PTI के जलसे दिखा दें और आधी स्क्रीन पर हमारे जलसे दिखा दें। कोई भी पिक कर लें, कोई भी जगह आज़ाद कश्मीर की पिक कर लें तो डिफरेंस आपको साफ नज़र आएगा। और डिफरेंस सिर्फ नंबर्स में नहीं नज़र आएगा, एक तो होता है ना कि नंबर्स कम थे या ज़्यादा थे, एक पैशन में जो डिफरेंस नज़र आएगा। आप क्लोज अगर लोगों के चेहरों पर देखें और जो जिस तरह से, जिस जज्बे से और पैशन के साथ वो मरीम नवाज़ के जलसों में आए थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप अपने रिपोर्टर्स से पूछेंगे किसी भी जगह, बाग में फॉर एग्ज़ाम्पल ले लें या आप कोई और एरियाज़ मीरपुर में ले लें, आपको वहाँ बाहर बसेस भी नहीं नज़र आएंगी। तो लोग खुद ब खुद आ रहे थे, ये नहीं था कि बसें भर भर के लाई जा रही हैं, बड़ा पैसा खर्च किया जा रहा है कि जी वज़ीर आज़म आ रहे हैं इस्लामाबाद से और पूरा एक ज़ाहिर है उनके साथ टप्पर होता है और एक ज़ाहिर है पैसा भी खर्च किया जाता है, स्टेट मशीनरी का भी इस्तेमाल किया जाता है, वो भी नहीं था। सो वी आर वेरी सेटिस्फाइड कि अगर एक ही जगह बाग में फॉर एग्ज़ाम्पल एक दिन हुआ इमरान खान साहब का जलसा, दूसरे दिन मरीम नवाज़ का जलसा, डिफरेंस इतना क्लियर है। अब अगर नताइज कुछ और निकलते हैं, डब्बों में से कुछ और निकलता है,
और डब्बों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि सारा जो प्रोसेस है वो इम्पार्शल हो, फ्री एंड फेयर हो, काउंटिंग भी ठीक हो, लेकिन जुबैर साहब, जो बड़े जलसे रिजल्ट्स करने दिए जाते हैं इस उसका बात तरीका। की इस बात की गारंटी तो नहीं होती कि आप इलेक्शन भी जीत जाएंगे। जलसों के डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं, वोटिंग पैटर्न के डिफरेंट होते हैं, और ये तो बखूबी आप जानते हैं क्योंकि 2013 में इमरान खान साहब तो बार बार ये कहते थे कि हमने 2 नहीं 3 मरतबा जो है मीनार पाकिस्तान भर दिया। हमारे लोगों का जोश और पैशन देखें जलसों में, नून लीग के जलसों में लोग नहीं आते, लेकिन फिर जब नतायज आए तो वो PMLN के हक में थे, तहरीक इंसाफ के हक में नहीं थे। तो बेंचमार्क या बैरोमीटर तो नहीं बनाया जा सकता बड़े जलसों को। नहीं, इट इज़ वन ऑफ द इंडिकेटर्स एंड एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर। मतलब ये तो नहीं होता कि जी वो जो जलसे होते, जाहिर सी बात है अगर जलसों का पैमाना ना हो तो दुनिया भर में जलसे होंगे ही नहीं। अमेरिका में भी होते हैं, इंडिया में भी होते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं। इलेक्शन कैंपेन में अभी बिलावल भुट्टो भी गए हैं, इमरान भी गए हैं और दूसरी पार्टीज वाले भी आए हैं। वो क्यों गए हैं? इसीलिए गए हैं ना कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर। मैं ये नहीं कह रहा कि वो तमाम चीज़ों का एक निचोड़ होता है, बट इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। और इसी वजह से हम पूरे उम्मीद हैं कि जो रिजल्ट्स आएंगे वो हमारे लिए बहुत फेवरेबल होंगे। इसके अलावा ये भी इन सर्वेज में बताया गया कि जो अप्रूवल रेटिंग है वो भी वजीर आजम इमरान खान की सबसे ज्यादा है, 68% है। लेकिन PMLN के लिए फिक्र की बात ये नहीं होनी चाहिए। फिक्र की बात ये होनी चाहिए कि जो बिलावल भुट्टो है उनकी अप्रूवल रेटिंग इस सर्वे में मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ तीनों से ज्यादा है। ये भी बड़ा अजीब सा है। ऐसे लग रहा है कि एक तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान में अप्रूवल रेटिंग का जो भी लास्ट ओपिनियन सर्वेस आए होंगे उसमें ओपिनियन रेटिंग देख लें और तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर फॉर एग्जांपल आप कोई भी, मेरे तो जहाँ तक मुझे याद है कि PMLN टॉप्स थी अप्रूवल रेटिंग जितने भी सर्वेज आए हैं, पल्स के, इंटरनेशनल रिपब्लिक इंस्टीट्यूट के, गैलप के। अब यहाँ तो ये ऐसे लग रहा है कि एक पाकिस्तान में सर्वे था और एक अर्जेंटीना में कराया गया। तो अर्जेंटीना में शायद मरीम नवाज को इतनी अच्छी तरह से जानते नहीं हैं लोग, तो इस वजह से इमरान खान के लिए इतना पजीराई है। ये इसमें काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। ये तो नहीं हो सकता कि जेलम से जैसे ही आपने लेफ़्ट टर्न किया और आप आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो गए तो वहाँ बिल्कुल, क्योंकि उनके जो मसाइल हैं आज़ाद कश्मीर के लोगों के, वो उस हवाले से, महंगाई के हवाले से, मतलब वो हर लिहाज से, बेरोज़गारी के हवाले से, गुर्बत के हवाले से, वो उतने ही इम्पैक्ट होते हैं पॉजिटिवली या नेगेटिवली जितने पाकिस्तान के अवाम होते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है जो भी हुकूमत पाकिस्तान फैसला साजी करती है उसका इम्पैक्ट तो वहाँ होता है। अगर आटा महंगा यहाँ है तो आटा महंगा उतना ही आज़ाद कश्मीर में भी हुआ। चीनी की दस्तयाबी उतनी मुश्किल। 53% लोग ये भी समझते हैं कि इलेक्शंस फेयर होंगे। अब आप लोगों ने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। पिछले हफ्ते एहसन इकबाल साहब ने कहा कि जो तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, बिलखसूस IB, उनको ये टास्क दिया गया है कि आपने AJK का इलेक्शन जीतना है तहरीक इंसाफ के लिए, जैसे कि GB में ये टास्क दिया गया था। आज बिलावल भुट्टो का मैंने आपको सुनवाया स्टेटमेंट। वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों की ये ख्वाहिश है कि वो गलत फहमी पैदा करें कि इदारे हमारे मुलव्वस हैं और किसी कोई एक साइड ले रहे हैं। वो भी इस इम्कान को रद्द कर रहे हैं कि एजेंसीज किसी की साइड पर है। आप लोगों को क्यों ये शक और शुबा है? दो इसके जो हम शक का इजहार करते हैं उसकी दो वजूहात है। एक तो पाकिस्तान की हिस्ट्री भरी पड़ी है इस किस्म के वाक़यात से। यहाँ ऐसे ऐसे वाक़यात हुए हैं कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ जो हैं आर्मी चीफ भी थे उस वक्त, और बड़े खुल के टीवी पर इंटरव्यू में ये बिल्कुल कहते थे कि इमरान खान ने मुझे कहा कि 90 से 100 सीटें दे दें और मैंने उनको कहा कि 8 से 10 ले लें। अब इन उससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती, और सबसे ज़्यादा शर्मनाक कि वो उसका खुल के इजहार भी कर रहे हैं। और हमने देखा कि किस तरह से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की जाती है और किस तरह से धांधली की जाती है। एक तो वो खदशात उसकी वजह से होते हैं जो आपका रिकॉर्ड होता है। दूसरा ये है कि इमरान खान का अपना माइंडसेट क्या है। इमरान खान बारहा इजहार कर चुके हैं कि ही इज़ इन फेवर ऑफ अ वन पार्टी स्टेट विच इज़ अ फैसिस्ट स्टेट। तभी वो चीन की एग्जांपल बार बार देते हैं और उन ममालिक की एग्जांपल देते हैं जहां कोई मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक कल्चर नहीं है, वो उन्हीं की एग्जांपल देते हैं। वो कहते हैं कि इलेक्शन तो एक लिमिट करता है आपको तरक्की की तरफ ले जाने के लिए। हिज स्टेट ऑफ माइंड इज लाइक दैट, ही डज नॉट बिलीव इन द जुडिशियल प्रोसेस। जो पाकिस्तान का जुडिशियल प्रोसेस है जिसमें इलेक्शन रिफॉर्म्स लेकर आए हैं आप,
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दें। वो तो कहते हैं कि हम रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं ताकि हर इलेक्शन में जो शोर मचता है धांधली का वो खत्म हो जाए। लेकिन स्पेसिफिकली इस इलेक्शन में क्या शिकायत है आप लोगों को? बहुत सारे लोग आपके तो छोड़ के तहरीक इंसाफ में चले गए, जमात इस्लामी के बड़े सीनियर थे, फेस थे जमात इस्लामी का, वो छोड़ के तहरीक इंसाफ में चले गए। तो वो तो नजर आ रहा है कि शायद पॉपुलैरिटी की वजह से जा रहे हैं, या वेव चल रही है, या सबसे बड़ा फैक्टर जो माजी के इलेक्शंस में भी देखा गया है कि जिसकी हुकूमत इस्लामाबाद में होती है, लोग उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, उन्हीं पार्टीज को सपोर्ट करते हैं। एक तो लेट मी आंसर द टेक्नोलॉजी पार्ट। जो आपने कहा कि वो तहरीक इंसाफ कह रही है, बिल्कुल नहीं कह रही तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ को तो टेक्नोलॉजी का मतलब भी नहीं पता। आप मुझे बताते हैं, आप फ्रंट लाइन एंकर हैं, आपको कोई डेमोन्स्ट्रेशन हुई है, आपको कोई ब्रीफिंग हुई है, समझ है कि जी वो जो मशीन है जिसका फवाद चौधरी जिक्र करते हैं कि यहाँ से बटन दबाते हैं, उसके पीछे एक हार्डवेयर लेके आप कह रहे हैं कि ये हमारी टेक्नोलॉजी पर आ जाए ना जी। लंबी बहस नहीं, मैंने कहा उसका हमें कोई इतराज नहीं है टेक्नोलॉजी पर, लेकिन टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सॉफ्टवेयर। और आज तक कोई भी मिनिस्टर ये हमें बताने से कासिर है कि वो सॉफ्टवेयर क्या होगा जिसकी इंटीग्रिटी 100% होगी। तो ऐसे तो नहीं आंखें बंद करके एक मशीन पड़ी हुई है उसके पीछे सारे कौम को लगा दें और कहें कि जी हम इतराज कर रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट है। हम बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है टेक्नोलॉजी के, लेकिन उसके साथ साथ हमारे बिल्कुल खदशात हैं। कल इलेक्शन होगा, अगर तो वैसा होगा जैसे 2018 में हुआ था, और इसके भी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। डस्का में सब कुछ ठीक हो गया था तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स बॉक्सेस लेके भाग गए थे धुंध की आड़ में, तो उसका हमने तो नहीं असेसमेंट किया था कि अभी क्या होगा, कल रात को वो धुंध हो जाएगी अगर आज़ाद कश्मीर में डब्बे उठा के भाग जाएंगे। तो आज हम, लेकिन हम खदशात का तो इजहार करेंगे ना जो रिसेंट पास्ट में होता रहा है। अगर काउंटिंग के वक्त हमारे पोलिंग एजेंट्स को धक्के दे के बाहर निकाल दिया जाएगा और कोई और बैठ के काउंटिंग करेगा तो खदशात तो है ना हमारे, लेकिन उसका इजहार हम आज अगर नहीं करेंगे तब उस पर बात होगी ना। अगर ऐसा होगा तो सब बात करेंगे, लेकिन आप ये जब कहते हैं कि इदारों को ये टास्क दे दिया गया है, इसके क्या सबूत हैं? क्योंकि इस पे तो बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब भी कन्विंस नहीं है, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हो रहा। देखिए ना, ये तो आप हमारे से ऐसी बात करते हैं कि सबूत क्या हैं। मैंने आपको एक बड़े बड़े वाक़यात बताए हैं और मैंने आपको ये बताया है कि जिस तरह से पहले पाकिस्तान में इलेक्टोरल प्रोसेस को छीना गया है, जो माइंडसेट है इमरान खान का, जो बिलीव ही नहीं करते मल्टी पार्टी सिस्टम पर, जो बिलीव ही करते हैं कि एक पार्टी होनी चाहिए, जो बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान में बार बार 5 साल के बाद इलेक्शन नहीं होना चाहिए, तो वो जब तक सारे सूबों में और हर जगह अपनी हुकूमत लाएंगे और मनमानी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कोई 15 साल में एक इलेक्शन कर देंगे या 20 साल में, तो फिर एक स्टेट ऑफ माइंड है। वी हैव सीरियस कंसर्न विद दिस पर्सन जिनकी थिंकिंग ही ये है, जो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के आइन की धज्जियां उड़ाते हैं पब्लिकली इजहार करके कि जी वो व्हाट काइंड ऑफ अ सिस्टम ही वांट्स, जिसको बिलीफ ही नहीं अपने आइन पर। तो अगर हम बैठ के बड़े मासूमाना तरीके से इमरान खान से एक्सपेक्ट करेंगे कि इमरान खान हर वो कोशिश नहीं करेंगे जिससे इलेक्शन को छीना जाए, तो मेरा ख्याल है हम बहुत ही मासूम होंगे और आप भी बहुत ही मासूम होंगे। एक और अहम इशू है जिस पर बात करना चाहूंगा। कल साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की लंदन में मुलाकात हुई है अफगान NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमदुल्ला मोहिब से। इसके बाद एक सोशल मीडिया पे भी बड़े लोग सवालात उठा रहे हैं। कुछ देर पहले वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ सवालात आपकी पार्टी से किए हैं। एक बड़े ही मुतनाज़ा शख्स हैं हमदुल्ला मोहिब, और पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली ये स्टेट कर दिया था कि हम अफगान हुकूमत से बात करेंगे, लेकिन हम इस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से बात नहीं करेंगे जिस किस्म के पाकिस्तान मुखालिफ इसने बयानात दिए हैं, और आई एम श्योर वो बयानात आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे। इस मौके पे इस मुलाकात का मकसद क्या था, और आपको नहीं लगता कि बहुत ही बुरी टाइमिंग थी और गुरेज करा जाता इस मीटिंग से तो ज़्यादा बेहतर था? शहजाद, मुझे तो आप जैसे लोगों पर हैरानी होती है। जब इमरान खान एक प्राइवेट जेट पकड़ के 2017 में मोदी मुतनाज़ा है ना, मोदी साहब ने तो हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई मेरा ख्याल है 400 बयान दिए होंगे, और पाकिस्तान के अवाम तो उनको गुजरात का कातिल भी समझते हैं। तो 2017 में जब वो जहाज़ लेके गए थे मोदी साहब से मिलने के लिए, आपने कोई प्रोग्राम किया था? आपने सवाल रेज किया था कि जी मोदी साहब से मिलने का क्या मंतक है? हमने तो नहीं कहा था कि ये, हमने तो नहीं उनको पेट्रियटिज्म के सर्टिफिकेट वापस लेने की बात की थी। अगर एक ओपिनियन होता है
और दूसरी बात यह है कि जहां तक मिलने का ताल्लुक है, एंगेजमेंट का ताल्लुक है, इट इज़ नॉट एन एंडोर्समेंट, प्लीज़ अंडरस्टैंड। पाकिस्तान इस खित्ते में, पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने बिल्कुल क्लियर कट ये कहा है कि हमारा कोई फेवरेट नहीं है अफगानिस्तान में। इसका मतलब ये है कि एज द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द कंट्री हमें तमाम अफ्रीकन से मिलना ज़रूरी है ताकि वो हम दोबारा ना दोहरा सकें और अपनी आवाज़, अपना हिस्सा डाल सकें इस पीस प्रोसेस में। और जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान को उसी किस्म की मुश्किलात हो सकती हैं जैसे जब सोवियत पुल आउट हुआ था और अमेरिकन यहाँ से छोड़ के चले गए थे और पाकिस्तान तनहा रह गया था। और उस वक्त आपने मुझसे सवाल किया और आपने बताया कि इमरान खान 2015 में मोदी से मिलने गए थे। इसको जरा कॉन्टेक्स्ट में ले लेते हैं और मैंने कॉन्टेक्स्ट पूरा अपने सवाल में रखा भी है। जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी से इमरान खान मिलने गए थे 2015 में, किसी किस्म का हुकूमत की तरफ से ये स्टेटेड पॉलिसी नहीं थी, ना ही इंडिया को ये बताया गया था कि हम प्राइम मिनिस्टर मोदी से किसी किस्म का ऑफिशियल कांटेक्ट नहीं करेंगे। पठानकोट से पहले का वाकया था और इमरान खान की मुलाकात के बाद नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ साहब के घर पे भी तशरीफ लाए थे शादी में शिरकत के लिए। उसके बाद पठानकोट हुआ और फिर इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब हुए। शायद ये दोनों मुलाकातें, चाहे इमरान खान की या नवाज शरीफ की, अगर पठानकोट के बाद वाले हालात में होती तो उसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है। यहां तो मैं कह रहा हूं कि हुकूमत की, स्टेट की एक स्टेटेड पॉलिसी है। काबुल को यह बताया गया था कि इस NSA से हम बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान के बारे में जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, पाकिस्तान को ब्रोथल कहा गया और पता नहीं क्या क्या गलीज बातें पाकिस्तान के खिलाफ की गई। कॉन्टेक्स्ट में देखें ना, उस वक्त कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, आज कॉन्टेक्स्ट ये है। आज कॉन्टेक्स्ट देखें, मुलाकात करते हैं। पहली बात तो शहजाद, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मसला सिर्फ हमदुल्ला मुहिब का है। मैं शहजाद प्लीज अंडरस्टैंड, पहली बात यह है कि हम ये कह रहे हैं कि प्लीज गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद करें। जो हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। पहली चीज, अगर आपने पूरा मेरा सवाल, मैं पहले मैं वजाहत कर दूं जो हमारा रिएक्शन है। जी शहजाद प्लीज लेट मी स्पीक। हमें एतराज इससे नहीं है कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है हुकूमत का, हमें एतराज नहीं है कि आपका या किसी और का, किसी और एनालिस्ट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है कि जी आपको मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन प्लीज पहले तो हमें सीरियस ऑब्जेक्शन है ये गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने पर। दूसरी चीज ये है, हमारी स्टेटेड पोजीशन है, पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन है कि अमेरिका पाकिस्तान में वो कुछ कर रहा है जो इंडिया की मनमानी है। हमारी स्टेटेड पोजीशन है कि जी रॉ यहां वो बैठ के वो चीजें करता रहा है और कर रहा है जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह, यट पाकिस्तान के बहुत लेवल्स पर उनसे बातचीत भी जारी है। तो ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि जी अगर कोई बात कर रहा है, हम अमेरिकन से बात कर रहे हैं ना, हम कोशिश कर रहे हैं ना। इमरान खान, बाइडन अगर फ़ोन नहीं उठाता तो उसमें हमारा तो कसूर नहीं है, अगर मोदी साहब फ़ोन नहीं उठाते तो हमारा कसूर तो नहीं है। लेकिन इसको तनाजुर में अगर देखना कि अगर मोदी साहब ने हमला किया पाकिस्तान पर 2019 फरवरी में और उसके 2 महीने के बाद इमरान खान साहब ये कहें कि मैं चाहता हूं कि मोदी साहब दोबारा री इलेक्ट हो जाएं क्योंकि वो कश्मीर का मसला हल करेंगे और वो आते ही वो करें। जुबैर साहब, ये 70 साल से जिसका जब आप ये बात कर रहे हैं, मैं दोबारा दोहराऊंगा कि अगर हुकूमत की, स्टेट की एक पॉलिसी हो तो वो तो फिर सबको उस पर पूरा उतरना चाहिए ना, सबको, क्योंकि यहाँ पे लोकल पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहे, एक इंटरनेशनल इशू है, एक रीजनल इशू है। और उसमें अगर वो कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ बात की है तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, तो आप अग्री नहीं करेंगे, आप कह रहे हैं आप अग्री नहीं करते हुकूमत की पॉलिसी से। पहली बात तो यह है कि आपने हमारी एग्जांपल दी कि हमने कोई ऐसे रोकथाम नहीं, हम तो करेंगे ही नहीं। दुनिया में कोई मुल्क नहीं करता रोकथाम कि आप इससे मिलेंगे और इससे नहीं मिलेंगे। भाई अगर मुलाकात कर रहे हैं, इट इज़ नॉट एन एंडोर्समेंट, इट इज़ एन एंगेजमेंट। हमें तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की जरूरत है। इट इज़ नॉट एन एंडोर्समेंट। तो अगर आप ये कहेंगे, और प्लीज आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान ने सफर किया है बहुत ज्यादा, इंडिया के साथ हमारे किसी ना किसी लेवल पे बातचीत भी होती रहती है, लेकिन फिर हमारे खदशात भी है कि रॉ पाकिस्तान में हमले करवाता है, तो हम ये आके पोजीशन भी लेते हैं, मुजम्मत भी करते हैं इन चीजों की। तो अब जब ये स्टेटमेंट आया था हमदुल्ला मुहिब का, मैं आपको सुना देता हूं, ये 14 मई 2021 का है, जिसमें उन्होंने कहा, नहीं मुझे पता है उसका स्टेटमेंट, मैं आपको मोदी साहब के 100 स्टेटमेंट बता देता हूं। सही है, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि जब उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, उनके खिलाफ हमें तहरीक शुरू करना चाहिए और हमारा दुश्मन पाकिस्तान वाजे है, वो हमारे आइन, मसाजिद और उलमा को काफिर कहते हैं और अपने हीरा मंडी में जिहाद नहीं करते।
ये स्टेटमेंट था। तो आई एम श्योर इस तरह के स्टेटमेंट आपको भी बहुत बुरे लगते होंगे पाकिस्तान के बारे में, नवाज शरीफ साहब को भी लगते होंगे। मुजम्मत की नवाज शरीफ साहब ने उस मीटिंग में मुजम्मत की इस बात अच्छा, की आप मुझे क्या बात करने दें जरा। मेरा ख्याल शहजाद, अफगान प्रेसिडेंट जो हैं उनके इससे भी सख्त या इस किस्म के बयानात एक नहीं 50 आ चुके हैं पिछले 3, 4, 5 साल 6 साल पे, आए हैं या नहीं आए, येट वी कंटिन्यू टू मीट, या मिलते हैं या नहीं मिलते। जो मैं आपको कह रहा हूं, देखें, आप लगाते पॉलिटिकल पार्टीज पर कि आप किससे मिलेंगे। आगे मैं सिर्फ कह रहा हूं कि इस तरह के बयान की मुजम्मत की साबिक वजीर आजम, 3 दफा वजीर आजम ने नवाज शरीफ साहब, उस मुलाकात में कोई गिला किया, कोई शिकायत की कि कैसी बातें कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में? देखें, जब हम एंगेजमेंट की बात करते हैं तो एंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि पहले तो हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुने और फिर अपना नुक्ते नज़र बयान करें कि हम क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान, हम मैक्रो लेवल की बात कर रहे हैं, हम माइक्रो लेवल की बात नहीं करते हैं। जब ये बयान आया था तो हमने उसको कंडेम किया था और आज भी अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं कंडेम करता हूँ। बट उस तरह से तो अफगान सदर के साथ भी हम बहुत से बयान आते हैं, आइंदा भी आएंगे, अगले हफ्ते भी आएंगे, 10 दिन के बाद उज़्बेकिस्तान में क्या एंगेजमेंट खत्म कर देते हैं। प्रेसिडेंट नहीं, जब जुबैर साहब, जब अभी उज़्बेकिस्तान में प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने पाकिस्तान के खिलाफ बात की तो वहीं पे वजीर आज़म इमरान खान ने जवाब भी दे दिया उनकी बात का। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ इस मीटिंग में, क्योंकि आज फवाद साहब ने कहा है कि इस वीडियो, इसकी ऑडियो आप प्लीज रिलीज करें, इस मीटिंग में क्या बात हुई है, तो वहां पे कोई मुजम्मत की गई है कि पाकिस्तान के मुखालिफ जिस तरह की बयान दिए हैं इन्होंने? देखिए, हमें एतराज किया शहजाद, लेट मी रिपीट इट अगेन, हमारे पर जब उंगली उठाई जाती है कि हम अपनी हुब्बुल वतनी प्रूफ करें तो सॉरी, आई एम नॉट हियर टू जस्टिफाई दैट। मैंने कोई ऐसा सवाल नहीं किया। इमरान खान साहब हर एक से मिलते थे। और सुन ले, पहले सुन ले, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, वफाकी वज़रा की बात कर रहा हूं। इमरान खान सवाल का तो जवाब दे दें, उनको छोड़े ना, मेरे सवाल का जवाब तो दे दें। नो, एक सेकंड, देयर इज अ हिस्ट्री टू इट। एक वक्त में फैज अहमद फैज ने सोवियत एम्बेसडर से यह मुलाकात कर ली तो पूरे एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि ये, उनको जेल में डाल दिया। क्यों? क्योंकि वो एक दुश्मन मुल्क के सफ़ीर से मिल रहे थे। अभी आप मुझे ये बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि इतना सीरियस इशू है और हम एंगेजमेंट ख़त्म करते हैं, मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात है। बिल्कुल हमने कंडेम किया है, बिल्कुल हमने कंडेम किया, जो आप सवाल पूछ रहे हैं कंडेम किया है। और फवाद चौधरी साहब कौन है कि उनसे मैं, भाई 2017 में हमने मांगा था कि जी आप क्यों मिले थे मोदी से, गए क्यों थे, इंडिया जाके मिले क्यों थे, क्या था? फिर आपने मोदी को क्यों एंडोर्स किया कि इलेक्शन जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के खिलाफ वर्जी है? आप कभी भी प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर दूसरे मुल्क के इलेक्शन में। और ये सवाल क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने आज उठाया था, उन्होंने कहा था कि क्या पार्टी की सीसी से मशवरा किया गया था कि मुलाकात होनी चाहिए, तो पार्टी इन लूप थी कि मुलाकात होनी जा रही है? बिल्कुल थी। और दूसरी बात यह कि इमरान खान मोदी से क्यों मिलने गए थे, हमने भी सवाल उठा दिया। आज हमें बताएं ना, पहले हमारे से अगर सवाल पूछेंगे तो इमरान खान क्यों मोदी से मिलने गए थे? क्रिकेट डिस्कस करने गए थे? क्या डिस्कस करने गए थे? क्यों एंडोर्स किया था मोदी को उनके री इलेक्शन के लिए? हमें बता दें कि वो क्या वजूहात थी कि आप कह रहे थे मोदी दोबारा इलेक्शन जीते। सवालात दोनों तरफ से हो सकते हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू, फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है, हमारा फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज की प्रोग्राम की डिस्कशन आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।